हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन तिवारी। आज हम लोग दसम कंपटीशन क्लासेस पे जो एसटी संख्या अपनी सीजीएल की जो 12 हुई थी, उस एसटी का हम लोग क्या लेकर आए हैं, सोल्यूशन लेकर आए हैं। और उस सोल्यूशन पे जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीएस। और जीएस में जो भी क्वेश्चंस आए थे उनसे संबंधित मैं आपको क्या दूंगा, का सोल्यूशन दूंगा। उन क्वेश्चनों में और नया क्या बन सकता है उनसे संबंधित मैं क्या दूंगा, आपको जानकारी दूंगा। इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो अपना सबसे पहला क्वेश्चन था, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रखा गया था हमारे एग्जामिनेशन पे कि का जन्म चौहान राजा चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कपूरा देवी। तो ध्यान आया होगा आप लोग, कपूरा देवी का नाम जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, पूर्व मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि कपूरा देवी का नाम जब आता है तो आप सबको ध्यान आया होगा कि किनकी माता का नाम था। तो ये नाम था पृथ्वीराज चौहान। पेपर में कभी कभी पृथ्वीराज चौहान नहीं लिखकर पृथ्वीराज थर्ड लिख देता है। क्या लिख देता है? पृथ्वीराज थर्ड। तो ये भी भैया इसका आंसर क्या माना जाता है? सही। कभी आप ये मत सोचिएगा कि पृथ्वीराज थर्ड अलग थे और पृथ्वीराज चौहान अलग थे। ऐसा नहीं है बेटा। चाहे पृथ्वीराज थर्ड लिखा हो चाहे पृथ्वीराज चौहान लिखा हो, आंसर दोनों के क्या है भैया? सेम है। आपने नाम सुना होगा तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, सब इन्हीं के शासनकाल में हुआ। 1191, 1192 में। आपको पता होगा मोहम्मद गौरी का नाम सबने सुन रखा होगा। इसी के बाद अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे एक और चीज पूछी जा सकती है आगे भविष्य में किसी भी एग्जामिनेशन पे। बताइए पृथ्वीराज चौहान जी के पिता का नाम बताइए। याद रखिएगा सोमेश्वर। क्या नाम था भैया? सोमेश्वर। माता का नाम याद रखेंगे कपूरा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था मोहम्मद गौरी। अभी मैं थोड़ी देर चर्चा चलाया मैंने मोहम्मद गौरी की 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और एक शासक के द्वारा पराजित किए गए थे। एक शासक द्वारा पराजित किया गया था। तो मैं थोड़ी देर पहले बताया तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्या किया था बेटा? पराजित किया था। ये बात थी 1191 में। और ये चौहान जो लिखा हुआ है ये भाई यही है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। एक्चुअली में सही शब्द है चैमान, लेकिन लोग क्या बोल देते हैं? चौहान। सही शब्द क्या है? चैमान। इन्हीं को लोग कहते थे पृथ्वीराज थर्ड के नाम से जानते। नाम जानते थे पृथ्वीराज थर्ड। तो आप लोग भैया सब लोग ध्यान रखेंगे। क्या नाम बताएंगे भैया? चैमान। आंसर नंबर कौन सही है अपना? सी। अगला क्वेश्चन, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? मैं आपको बताऊंगा 1927 में जब मंदिर प्रवेश आंदोलन हुआ था तो उसकी जो स्टार्टिंग करी थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले होता क्या था, जो हमारे यहाँ शूद्र वंश के कुछ जो लोग हुआ करते थे, तो उच्च उच्च जो वर्ग के व्यक्ति थे उनको मंदिर में जाने से वर्जित किया करते थे। ये कहीं ना कहीं समाजी दृष्टिकोण से तो बिल्कुल गलत ही था। और जब गलत स्थितियां थी तो इन चीजों को सुधारने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सन 1927 में क्या किया? मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। और इसका जो श्रेय दिया गया वो किसको दिया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया। आंसर नंबर कौन सा ही होगा भैया? ए नंबर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा था श्री राजगोपालाचारी जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भैया ध्यान रखिएगा, वह स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक थे। ये बात बिल्कुल सही है। वह भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति थे। ये भी बात सही है। वह पद्मश्री पुरस्कार से पहले ये भैया यहाँ पे यही बात क्या है? यहाँ पर गलत है। वो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी रहे। यही बात क्या है? सही। श्री राजगोपालाचारी जी के बारे में आपने जाना ही होगा कि श्री राजगोपालाचारी जो रहे, आप सबको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले क्या बनाए गए थे? ये गवर्नर जनरल बनाए गए थे। ये बातें जो पहली, दूसरी और चौथी है, ये बात बिल्कुल फैक्ट सही है। कहा गया कौन सत्य नहीं है? तो कौन सत्य नहीं है? वह पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या है भैया? गलत है। तो कुल मिला के इसका आंसर जो अपना सही होगा वो क्या होगा? सी। तो याद रखिएगा श्री राजगोपालाचारी जी के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाँ, इसी में लिखा होता वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, तो कहीं ना कहीं यही बात क्या थी भैया? सही थी। अगला क्वेश्चन का कुल मिला के आंसर क्या बेटा? सही है, सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मिलान करना है। क्या करना है? मिलान।
ये मिलान जो करने हैं, ये मिलान भैया किससे संबंधित है, कैसे है, क्या है। तो यहाँ पे जितने भी आपके सामने जितने भी चीजें लिखी गई हैं, उन्हें भैया ध्यान रखिएगा क्या लिखा गया है। ये एक तरफ क्या लिखे गए हैं, त्योहार, दूसरी तरफ क्या लिखे गए हैं, राज्य। एक्चुअली में त्योहार क्या ये है, डांस, क्या है ये, डांस, डांस। ठीक। तो ये जो डांस है, ये किससे, कौन से, कहाँ से, किससे मिलते हैं, इन्हीं से संबंधित हमको क्या लेनी है भैया, जानकारी लेनी है। इनमें से जो ओणम है वो कहाँ का है, वो केरल का है। जो कुचिपुड़ी है ये सबको पता होगा, आंध्र प्रदेश का है। जो पोंगल है हमारा, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और जो गुड़ी पड़ाव है ये हमारा महाराष्ट्र का है। तो पहले का डी कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। तो आंसर नंबर सी और ए उड़ा देते हैं। फिर लिखा है कुचिपुड़ी, दूसरे का बी कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो यहीं से समझ गए हमारा आंसर सी कौन सही है, बी नंबर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी। आगे देख लेते हैं, पोंगल ये तमिलनाडु का है। गुड़ी पड़ाव ये कहाँ का है भैया, हमारे केरल का है। सॉरी, गुड़ी पड़ाव हमारा महाराष्ट्र का है। मतलब 4 का ए और 4 का ए कहाँ मिल रहा है, ये। और 3 का सी कहाँ मिल रहा है, ये। आंसर नंबर कौन सही है भैया, बी नंबर। कौन सही है भैया, बी। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सुना होगा एतमादुद्दौला का नाम सुन रखा होगा, क्या आपको पता होगा नूरजहां का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नूरजहां के पिताजी थे। ये लिखा है एतमादुद्दौला का मकबरा पेट्रोडियम, ये एक लिपि थी और सजावट के साथ स्थित है। आपको बताना चाहूंगा एतमादुद्दौला का, यदि आप मकबरा जानते होगे तो बहुत दूर नहीं जाना है। ये कहाँ पे थे भैया, सबको पता होगा, नूरजहां के शासन काल में। और हुमायूं का नाम सबने सुनी रखा होगा। तो आप सबको पता होगा, सॉरी हुमायूं कह रहा हूँ, जहांगीर का नाम सबने सुन रखा होगा। तो आप सब लोग जानते होंगे कि उस समय नूरजहां का मुगलियत साम्राज्य के अंदर जहांगीर के शासनकाल में बहुत बड़ा वर्चस्व रहा। और झरोखा दर्शन हो गया, तुलादान हो गया। इस समय वो जहांगीर के साथ परमानेंट साथ में क्या होती थी, बैठती थी। इनकी माता जी द्वारा, मतलब कि नूरजहां की माता द्वारा, आपने नाम सुना होगा, असमत बेगम का नाम सुन रखा होगा। इनके द्वारा क्या किया गया था भैया, सबसे पहले इत्र का निर्माण किया गया था। और किसका इत्र था भैया, वो था गुलाब का। किसका था भैया, गुलाब का। एतमादुद्दौला का जो मकबरा बनाया ये हमारे यहाँ कहाँ बना है, आगरा में। और किस लिपि से संबंधित है बताएंगे, पेट्रोडियम लिपि के साथ इसका क्या किया गया, निर्माण किया। याद रखिएगा आंसर में कौन सही है, बी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, तो भाई TISCO, इसको आज के जमाने में लोग कहते हैं TATA। इकोनॉमी जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसके बारे में जानते हैं कि टाटा किस तरीके से टिस्को ग्रुप में गठित हुई। फिर आगे चल के जब इसमें उत्पादन चालू हुआ तो इसका नाम रख दिया गया क्या भैया, टाटा। जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है टिस्को, इसका स्थान कहाँ स्थित है, इसका स्थान है जमशेदपुर। आंसर नंबर कौन सही होगा बेटा, डी। तो याद रखिएगा टाटा का नया नाम, सॉरी टिस्को का नया नाम क्या हो गया, टाटा। और टाटा का प्राचीनतम नाम क्या था, टिस्को। कहाँ स्टार्टिंग हुई इसकी, जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम से संबंधित नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी जनजाति है जो सिक्किम से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा इनमें से सिक्किम से कौन संबंधित है, अच्छा ठीक ठीक, कौन संबंधित नहीं, नहीं लिखा है, कौन संबंधित है ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा इनमें जो कौन कौन संबंधित है, तो भूटिया इससे क्या है, संबंधित है। ऐसे ही भैया ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन भैया, लेपचा। कौन भैया, लेपचा। कौन कौन भैया, भूटिया, लेपचा, ये सब की सब क्या है भैया, इससे संबंधित है। तो कोई पूछा आप लोगों से कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जाति सिक्किम से संबंधित है, ये पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया, मैंने जल्दबाजी में नहीं पढ़ दिया था। नहीं, सही क्वेश्चन क्या था, से संबंधित है। तो संबंधित कौन है, भूटिया। भूटिया ना मिले तो क्या बताएंगे, लेपचा। ये भैया क्या है भैया, सिक्किम राज्य से क्या है भैया, संबंधित है। तो आंसर नंबर कौन सही होगा, सी। ठीक। अगर भाई भूटिया ना मिले तो क्या लगा के आना, लेपचा। गोंड आप सबको पता होगा कहाँ के हैं, तो सब लोग जानते हो कि गोरखपुर की जनजाति, कहाँ की है, गोरखपुर की जनजाति है। ठीक। तो कहाँ की जनजाति है भैया, गोरखपुर की जनजाति है। और आपको पता होगा ये लोग क्या करते हैं, दीपावली को शोक के रूप में क्या करते हैं भैया, मनाते हैं। किसको भैया, दीपावली को किस रूप में मनाते हैं भैया, शोक के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखें। तो कहाँ के लोग, गोंड। अगला
पृथ्वी की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पृथ्वी की महाद्वीपीय परत में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? क्या पूछा गया? खनिज। तो मैं पृथ्वी के बारे में बताना चाहूंगा। पृथ्वी का सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला पदार्थ होता है उसमें ऑक्सीजन, ये सब चीजें, ऑक्सीजन, सिलिका। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, उसने पूछा है कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो खनिज है वो कौन सा है। तो खनिज में सबसे ज्यादा, अगर मैं पृथ्वी पे किसी चीज का कोई खनिज पाया जाता है तो भैया कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका नाम है फेल्स पार। कौन सा है भैया? फेल्स पार। तो कोई पूछा आप लोगों से कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है भैया? फेल्स पार। कौन सा भैया? फेल्स पार। आंसर नंबर कौन सा ही होगा भैया? सी नंबर। पृथ्वी का आधे से अधिक भाग किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन से बना हुआ है। नहीं मिलता तो हम लगा के आते हैं सिलिका, नहीं लगा होता है, नहीं मिलता तो लगा के आते हैं एल्यूमिनियम, नहीं होता है तो लगा के आते हैं, क्या हम लोग लगा के आते हैं? आयरन, नहीं मिलता तो लगा के आते हैं कैल्शियम। वो किन किन तत्वों से मिलकर बने? इस क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे ज्यादा खनिज कौन सा है। याद रखेंगे फेल्सपार। कौन सा भैया है? फेल्सपार। ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला क्या है भैया? खनिज है। अगला क्वेश्चन, ये आपको स्थानीय पवनों से संबंधित क्वेश्चन था, और ये हवाएं हैं, मतलब पवने हैं, और ये स्थान है। जो हम लोग भूगोल पढ़ते हैं तो हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं स्थानीय पवने। क्या पढ़ते हैं? स्थानीय पवने। उसी से संबंधित जो क्वेश्चन था, चलिए इसको देखते हैं जरा। लिखा गया है सबसे पहले चिनूक। और हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं हम लोग विश्व की ज्योग्राफी में, मतलब भारत विश्व के भूगोल में, जो चिनूक है वो कहाँ की स्थानीय पवन है? अमेरिका। मतलब ए का तीसरा, और ए का तीसरा कहाँ का मिल रहा है? तो दो जगह मिल रहा है। तो पहले ए, दो और तीन में एक जगह मिल, उसके बाद आता है कौन भैया? लिखा है एक अच्छा वो मिला लेते हैं जो हमको मान लीजिए पता है, थोड़ी जो आपको पता है उसको मिलाइए। लू, लू कहाँ का है? भारत। तो डी का दूसरा, अब डी का दूसरा कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। तो बस यहीं से बात क्या हो गई? क्लियर हो गई कि अगर बाई चांस हमको नहीं पता चलता है कि कौन चीजें कहाँ पर है तो कैसे याद करना है? चिनूक कहाँ की है? अमेरिका। मतलब ए का हो गया तीसरा। हमको मान लीजिए ये फान लिखा हुआ है, फान ध्यान रखिएगा। मान लीजिए हमको नहीं पता है, फान सबको पता होना चाहिए। कहाँ का? स्विट्जरलैंड, मतलब यूरोपियन कंट्री का है। तो बी का पहला होना चाहिए, क्योंकि ये अल्पस पर्वत का नाम लिख दिया इन्होंने, ध्यान रखिएगा। तो बी का पहला यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और सिराको जो है वो कहाँ का है? मिस्र। सारा के मरुस्थल से उसके चलती है। और लू कहाँ है भैया? भारत। तो यहाँ से क्लियर हो गया। ए का तीसरा कहाँ मिला? ये मिला। बी का पहला ये मिला। सी का जो हमारा है वो चौथा है, ये मिला। और डी का कौन है? दूसरा। आंसर नंबर कौन सही है बेटा? तीसरा सही है। कौन सही है भैया? हमारा तीसरा सही है। तो कौन सा आंसर सही है भैया? हमारा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भैया। अगला क्वेश्चन हमारा ये लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के SDG के संदर्भ में निम्नलिखित में से SDG 10 एक है। एक्चुअली में 10 कौन सा SDG 10 है? कहने का मतलब है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें से ऐसी क्या चीज जो SDG 10 से संबंधित है? SDG जो 10 है ये क्या चीज है, समझते हैं भाई। हुआ क्या कि वर्ष 2015 की बात है, एक बैठक हुई थी। तो इसमें 2030 तक की कुछ लक्ष्यों को क्या करना था? हमें प्राप्त करना। जो SDG जो विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा SDG 10 है? कहने का मतलब कि इसमें से जितने भी आप देख रहे हो, इस संबंधित में से सब में क्या हुई? अपनी एक बैठक हुई। उस बैठक पर सभी देशों ने अपने विचारधाराएं रखी, और 2030 तक हम लोग इन इन चीजों को क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। इनमें से जो SDG 10 रखा गया, क्रमांक संख्या 10 रखा गया, वो कौन है? बेहतर कार्य के लिए आर्थिक, नहीं है बेटा, ये लगभग 6वां पॉइंट था। जलवायु करवाई, ये लगभग 7वां पॉइंट था। भुखमरी लगभग 3रा पॉइंट था। जो कम असमानताएं तुम देख रहे हो, ये कौन सा भैया? 10वां पॉइंट था, यही 10वां पॉइंट था। तो SDG जो 10 है वो कौन सा आंसर सही होगा? डी नंबर सही होगा। तो 10वें क्रम में क्या लिखा गया SDG के? कम असमानताएं। क्या होगा? कम असमानताएं। आंसर नंबर कौन सही होगा इसका भैया? डी नंबर सही होगा। कौन सही होगा? डी नंबर। तो याद रखिएगा SDG 10, ये याद रखिएगा कौन है भैया? कम असमानता है। बैठक कब हुई थी SDG की? 2015 में। लक्ष्य कब तक रखा गया था? 2030 तक के लिए बात कही है। कब के लिए कही गई थी? 2030 तक। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा
अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक संविधान संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन। ये जो संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन भारत देश में जो 2002 में किया गया, ये सबको पता होगा, ये शिक्षा से क्या था भैया, संबंधित था। और जब ये शिक्षा से संबंधित था तो इसमें लिखा गया था कि हम लोग 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करेंगे भैया, निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएंगे। ये निःशुल्क शिक्षा हम लोग प्राथमिक स्कूलों में देंगे। प्राथमिक स्कूलों में जैसे प्राइमरी स्कूल में 1 से लेकर 5 तक के, 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के। इसी में सर्व शिक्षा अभियान जोड़ा गया, मिड डे मील योजना जोड़ी गई। जो ये संविधान संशोधन किया, इसको मूल अधिकार की श्रेणी में भी रख दिया गया। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के 21 ए में इसका क्या है, उल्लेख है। अनुच्छेद जब 45 पढ़ेंगे आप लोग तो हमको मिलेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, वहां लिखी गई है बच्चों को शिक्षित करने का प्रावधान। वहां ये नहीं लिखा गया 6 से 14 साल, लिखा गया बच्चों को शिक्षित करने का प्रावधान। ये आर्टिकल 45 में वहां चर्चा चला। फिर जब मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं तो वहां पे भी क्या किया गया, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वां मौलिक कर्तव्य यही जोड़ा गया कि 6 से 14 साल या हर माता पिता या संरक्षक का दायित्व है कि उन्हें बच्चों को क्या करेगा भैया, शिक्षित करेगा। ये 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अगर शिक्षा की बात करें तो मूल अधिकार में भी इसकी चर्चा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी इसकी चर्चा है, और मौलिक कर्तव्य में भी चर्चा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और कह रहा था कि 6 से 14 वर्ष की, जो स्पेशल 6 से 14 वर्ष जो देखा गया, वो शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 ए में जोड़ा गया। 45 में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। 45 में लिखा गया बच्चों को शिक्षित करने का प्रावधान। तो कंफ्यूज ना होइएगा, मान लीजिए पेपर में कहीं आर्टिकल 45 भी बगल में लिख जाए और एक लिख जाए सभी, तो वहां पे अगर 6 से 14 लिखा है तो फोकस आप 45 पे नहीं करेंगे, 21 ए पे करेंगे। किस पे करेंगे, 21 ए पे। तो आंसर नंबर कौन सही है अपना, ए नंबर। कौन सही है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय महत्व, ऐतिहासिक हितों के प्रत्येक स्मारक स्थान और वस्तु की रक्षा करने का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जितने भी स्मारक हैं, उन स्मारकों के संरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में भैया, कब भैया, अनुच्छेद 49 में इसका क्या किया गया, उल्लेख। 48 में तुमको ध्यान आया होगा कि हमने आपको बताया था नशीले पदार्थों और क्या नाम है, सॉरी नशीले कह रहा हूँ, बस गाय आय की हत्या को लेकर, और अनुच्छेद 48 में ही आपको ध्यान आया होगा नशीले पदार्थों को लेकर। ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित थे। फिर 48 ए भी तुमको ध्यान आया होगा, पर्यावरण संरक्षण भी तुमको ध्यान आया होगा कि हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या किया, देश के अंदर लागू किया 48 ए के तहत। इसके तहत हम लोग किसी भी पेड़ पौधों या जीव जानवरों को क्या नहीं पहुंचाएंगे भैया, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसको हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन 1976, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 48 ए की मैं बात कर रहा हूँ, आपसे ध्यान रखिएगा। जो इसका आंसर है कि हम लोग किसी भी ऐतिहासिक या स्मारकों को किसी प्रकार से कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कि हम लोगों ने अनुच्छेद 49 में से क्या कर रखा है भैया, उल्लेख कर रखा है। तो इसका आंसर नंबर कौन सही होगा भैया, ए नंबर सही होगा। कौन सही होगा भैया, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। क्या क्वेश्चन लिखा गया है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो आपको सबसे पहली चीज समझ में आना चाहिए कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो आपको पता होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाता है, ये कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही उसकी क्या करी जाती है, नियुक्ति भी की जाती है। भारत का महान्यायवादी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अटॉर्नी जनरल कह देते हैं। जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी है, ये आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा की गई। और मैं ये भी बताना चाहूंगा आर्टिकल 76 में चर्चा की गई तो इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। फिर एक लिखा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए अब भारत के मुख्य न्यायाधीश का मतलब किससे चर्चा की गई है, तो यहाँ पे आप भारत के मुख्य न्यायाधीश में आप किसको लेंगे, हाईकोर्ट, क्योंकि ऑलरेडी उसमें पहले ही लिख रखा है क्या, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बोला है, मुख्य न्यायाधीश नहीं बोला है। याद रखिएगा कि यहाँ भारत के जब मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट को समझिएगा कि मैं भारत की सर्वोच्च न्यायालय कौन सी है,
तो आपको पता सुप्रीम या सबसे अपर कौन है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट है। फिर बीच में हाई कोर्ट, सबसे नीचे लोअर कोर्ट। तो भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। तो भारत का पूछा है तो समझ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है। तो आपको बताना चाहूंगा, चाहे मुख्य न्यायाधीश लिखा हो चाहे अन्य न्यायाधीश लिखा हो, सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। जब हम लोग किसकी बात करते हैं, जिला न्यायालय की बात करते हैं, तो जिला न्यायालय में जो नियुक्ति करता है वो राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपराष्ट्रपति। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति में लोकसभा और राज्यसभा, कौन कौन बेटा, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुनाव में भाग लेते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो चुनाव होता है, उन्हीं के चुनाव द्वारा इनका क्या होता है भैया, निर्वाचन होता है। जो सदस्य जीतता है उसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है। हाँ, शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ में कोई टेंशन, यहाँ नियुक्ति नहीं पूछी है, यहाँ नियुक्ति पूछी गई है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? शपथ। तो कभी का क्वेश्चन आ जाए उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो क्या बताएंगे आप? राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन दिलाएगा? लेकिन वो उपराष्ट्रपति कभी नियुक्ति नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, बाएं से दाएं नीचे की ओर सीमांत उपभोक्ता वक्र ढाल निम्नलिखित में से क्या दर्शाते हैं? और सीमांत, जो सीमांत उपभोक्ता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, जब भी किसी वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, यूज करते हैं, मतलब कि उसका उपयोग करते हैं, तो स्वाभाविक है उस वस्तु में कहीं ना कहीं क्या आएगी? कमी आएगी। माल का उपभोग होगा तो वस्तु में क्या आएगी? कमी आएगी। हो सकता है कि उपभोक्ता जो है वो किसी चीज को क्या ले रहा है? उपभोग ज्यादा मात्रा में कर रहा है, तो मार्केट में उस वस्तु की क्या आ रही है? कमी आ रही है। इस स्थिति को देखते हुए कह रहा है निम्नलिखित में से क्या दर्शाया जाएगा? पहला ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसका मैं फिगर्स को समझाऊंगा। देखा गया सीमांत उपभोक्ता तथा फंड 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 होना चाहिए, फंड स्टॉक के बीच सीधा संबंध है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सीमांत जो उपभोक्ता है, जो किसी चीज का उपभोग कर रहा है, उसका फंड स्टॉक से सीधा कहीं से भी कोई कांटेक्ट नहीं होता है। ये एक नियम फॉलो करता है तो कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। किसी वस्तु की कीमत जब भी बढ़ेगी तो बढ़ने का मतलब उसकी वस्तु की डिमांड ज्यादा है, और डिमांड जब भी ज्यादा होगी तो वस्तु की कीमत स्वाभाविक क्या होने लगेगी भैया? बढ़ने लगेगी। अगर डिमांड कम होगी तो वस्तु की कीमत ऑटोमेटिक क्या मारेगी भैया? डाउन मारेगी। अगर वस्तु की कीमत डिमांड के आधार पर है तो बताइए जरा क्या सीधा संबंध हो सकता है? ये तो मार्केट डिपेंड है ना, कि मार्केट पे किस तरीके की क्या चीजें चल रही हैं। दूसरा लिखा गया है सीमांत उपभोक्ता तथा फंड स्टॉक के सतत संबंध है। अगर आपको देखा जाए तो ऑप्शन तो इसका यही सही है कि सतत संबंध 100% संबंध है। सीधा संबंध हो गया 100%। क्यों? अगर जब तक कोई व्यक्ति किसी वस्तु की चीजों को खरीदेगा नहीं, तब तक कि वो व्यक्ति उस चीज की खपत नहीं करेगा, और खपत नहीं करेगा तो उस चीज की मार्केट में क्या डिमांड है, क्या डिमांड नहीं है, इन सब चीजों पर मार्केट की डिमांड और प्लस कंपनी द्वारा दी गई सप्लाई का बहुत बड़ा क्या पड़ता है? महत्व पड़ता है। तो जो इसका आंसर सही होना चाहिए, तो आंसर तो इसका बी सही होना चाहिए। लेकिन इसको समझने के लिए क्या समझेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं कोई मूल्य पी है और उसकी डिमांड डी है, प्राइस बढ़ा तो बढ़ने पे डिमांड क्या घटेगी? तो स्वाभाविक है डिमांड अगर D1 है होगी, तो डिमांड डिमांड इसलिए D1 होगी कि डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो सीधी सी बात आगे चीजें क्या होंगी? बढ़ेंगी। अगर P2 हुआ, ये प्राइस में बोल रहा हूँ आपसे, प्राइस बढ़ा, क्यों बढ़ेगा प्राइस? क्योंकि डिमांड कहीं ना कहीं और बढ़ रही होगी। P3 बढ़ा तो डिमांड और कहीं बढ़ रही होगी। अगर इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखें तो इसकी स्थिति क्या होती है? स्थिति होती है डिमांड एंड सप्लाई पे। लेकिन इसी का जरा एक दूसरा फिगर देख के चलते हैं भैया, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई वस्तु पी है, उसकी डिमांड ये है, P2 है, उसकी डिमांड ये है, P3 है, इसकी डिमांड ये है। अब यहाँ पे D1 और D2, अगर कीमत P थी तो देखिए प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी क्या हो गई? बढ़ गई। प्राइस थोड़ा कम हुआ, डिमांड थोड़ी सी कम हो गई। प्राइस और कम हुआ, और सर जी अभी आप तो थोड़ी देर के लिए कह रहे थे
कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़नी चाहिए। ये डिपेंड करता है भैया किस चीज़ों पर, मांग की लोच पर डिपेंड करता है। कभी कभी किन्हीं वस्तुओं की कीमत कीमत ऐसी भी हो जाती है, जब उस वस्तु की कीमत को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मार्केट के अंदर किसकी स्थिति आ जाती है, मंदी की स्थिति आ जाती है। तो लोगों की कीमतों को, उस वस्तु की कीमतों को खरीदने के लिए सरकार कुछ ऐसा सिस्टम बनाती है जिसके माध्यम से लोगों की आर्थिक आय क्या हो, बढ़े, मतलब उसकी आय क्या हो, बढ़ोतरी हो। जब आय बढ़ोतरी होगी तो ऑटोमेटिक चीज़ों की कीमतें क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो रहा है, आंसर कौन सही हो रहा है, कौन सही हो रहा है, बी नंबर, मतलब सीमांत उपभोक्ता तथा फंड स्टॉक से में सतत संबंध स्थापित। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति, मुझे आपको ध्यान होगा हरित क्रांति जो भारत देश के अंदर आई, उस हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुई थी। ये प्रारंभ हुई थी तीसरी पंचवर्ष। किस पंचवर्षीय योजना, तीसरी। सबको पता होगा ये भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रही। और आपको बताना चाहूंगा इसी में ही हरित क्रांति को क्या दिया गया, क्योंकि उसमें भारत में लगातार 2 युद्ध हुए और लगातार 2 सूखे पड़े। लगातार 2 युद्ध 2 सूखे के कारण भारत की स्थिति बहुत क्या हो गई, खराब हो गई। और युद्ध और स्थिति खराब होने के कारण, इस स्थिति खराब होने के कारण हमारे यहाँ क्या हुआ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल क्या निकल गई भैया, बेकार हो गई। इसी कारण पूरे भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना भी क्या कही जाती है, तीसरी पंचवर्षीय। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया, हरित क्रांति। तो आपको पता होगा प्लानिंग हॉलीडे अपने देश के अंदर चलाया गया था, इसमें हम लोगों ने क्या चलाया था, हरित क्रांति को क्या किया था भैया, लॉन्च किया। तो आंसर नंबर सही होगा डी नंबर। कौन सही होगा बेटा, डी नंबर, तीसरे। अगला, किसी वस्तु के आवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, ये न्यूटन का कौन सा लॉ कहता है। आपको पता होगा आवेग, जो हमारे यहाँ जो आवेग संरक्षण का नियम है वो किस पर कहता है, संवेग, पता होगा संवेग संरक्षण का नियम यहाँ फॉलो हो रहा है। और संवेग संरक्षण का जो नियम फॉलो हो रहा है क्योंकि आवेग परिवर्तन की दर बोल रहा है। और संवेग संरक्षण का जो नियम है हमारे यहाँ वो न्यूटन का सबको पता होगा। न्यूटन का कौन सा लॉ है भैया, दूसरा लॉ है। तीसरा लॉ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और पहला वाला किससे संबंधित है, जड़त्व का नियम है, संबंधित है जड़त्व का। आंसर में यहाँ पे क्योंकि आवेग आ गया ना बेटा, आंसर कौन होगा, दूसरा। कौन होगा, दूसरा। लिखा गया है कि परिवर्तन के नियम के अनुसार, परिवर्तन के नियम के अनुसार आपने नाम सुना होगा कि हमारे यहाँ परिवर्तन के नियम के अनुसार स्थितियों में क्या होता है, थोड़ा सा बदलाव होता है। इन स्थितियों के बदलाव बस हम लोग क्या क्या होता है कि हर चीज को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं भैया, मैनेज करते हैं। इसमें एक फिगर तुमको ध्यान होगा, अपवर्तन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए ऐसा कहीं एक ऑप्शन लिखा होगा, तो अपवर्तन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है भैया, बराबर होता है। तो आंसर नंबर देखो कहीं लिखा होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या है, बराबर। आंसर नंबर कौन सही होगा, सी। आपको ध्यान होगा कि जो हम लोग ये फिगर तुमको ध्यान होगा, हम लोग हाई स्कूल इंटर में इसको पढ़ के आए थे। जो यहाँ आई का मान है तो आर के मान के क्या होगा भैया, बराबर होगा। तो इसीलिए यहाँ बोला गया कि आपतन कोण जो है वो सदैव परावर्तन कोण के क्या होगा भैया, बराबर होगा। ये ए है जो मिरर पड़ा और जब रिफ्लेक्ट हुआ तो ये आई जो है वो आर के समतुल्य है। यहाँ बोला आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। आंसर में कौन सही होगा, सी। अगला, वर्मी कंपोस्ट क्या है, वर्मी, जब भी वर्मी वर्मी इसको रट लीजिएगा, वर्मी कंपोस्ट जब भी आ जाए तो आपको पता होगा, हम लोग केचुए वेचुओं के नाम सुने होंगे हमारे यहाँ किसमें, जमीनों के लिए। तो ये किससे संबंधित है, जैविक उर्वरक से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैविक उर्वरक। तो वर्मी कंपोस्ट किससे संबंधित है, बताइए, जैविक उर्वरक से संबंधित है। आंसर में कौन सही है बेटा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुष में विटामिन सी की कमी से होता है। तो ऐसा कौन सा रोग है जो विटामिन सी की कमी से होता है। आपने सबने बचपन से नाम सुना होगा, विटामिन सी की कमी से एक रोग होता है और उस रोग का नाम होता है स्कर्वी। कौन होता है, स्कर्वी। इसमें लोगों के क्या होता है, मुंह में पैरिया हो जाता है या मसूड़े में से क्या निकलता है, ब्लड निकलते रहता है, ब्लड निकलता है। और इसी को हम लोग किस नाम जानते हैं, स्कर्वी के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं, स्कर्वी। आंसर नंबर कौन सही होगा भैया, सी नंबर। कौन सही होगा, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग, स्कर्वी। अगला क्वेश्चन लिखा है, डी रिकेट जो है विटामिन डी कमी से। निम्नलिखित में से किस रोग को विश्व भर पर
समाप्त कर दिया गया है। तो ऐसा कौन सा इसमें रोग है जो अभी आपने देखा चिकन पॉक्स, चेचक सबके यहाँ लगभग निकल आते हैं, ये देखिए चेचक नीचे लिखा हुआ है, फिर लिखा है ट्रैकुलियासिस, एक है प्लेग। अगर मैं आपको बताऊंगा विश्व भर के अंदर अगर किसी रोग को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे कुछ ऐसे भी रोग हैं जिनको हमने पूरी तरीके से क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। इसमें से जो स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार देखा गया, तो ये चेचक एक ऐसा रोग है तो विश्व भर में लगभग लगभग समाप्त कर दिया गया है। अब ये चेचक के टीके हर एक बच्चे को क्या किए जाते हैं, अवेलेबल किए जाते हैं, लगातार लगाए जाते हैं, जिसके कारण ये रोग धीरे धीरे क्या हो गया है, खत्म हो गया। इसके मामले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो आंसर में कौन सा ही होगा भैया, डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की पहली स्वदेशी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट हिस्सा नहीं थी। अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के पहली स्वदेशी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट का हिस्सा नहीं थी। तो इनमें से ऐसी कौन है जो एंटी न्यूक्लियर, न्यूक्लियर समझते हो ना, जो हमारी रेंजेस होती हैं, उन रेंजेस के आधार पर हम लोग इनमें से किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इनमें से किन किन चीज़ों का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हीं संबंधित क्वेश्चन है। एंटी गामा किरण त्वचा मरहम सही है, क्रूशियम नीली गोली सही है, ये एडिटा सांस लेम सही है, लवण युक्त घोल। तो ऐसा आपको बताना चाहूंगा, लवण युक्त घोल का हमारी स्वदेशी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट का हिस्सा इसको माना नहीं जाता है। तो देखा होगा लोग सांस लेने में पंप का प्रयोग करते हैं, तो सी सही है, बी भी सही है और ए भी सही है। आंसर नंबर डी यहाँ क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण, देखिए लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। यहाँ लिखा है लोकनायक, क्या लिखा हुआ है, लोकनायक, यही लॉजिक था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये बोला जाता है, और लोकनायक किसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण। तो आज के बाद याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी का जब भी नाम आ जाए तो किसको लगा के आएंगे, लोकनायक, क्या लगा के आएंगे, लोकनायक की उपाधि थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, भारत की जयंती पे सुशासन दिवस जो मनाते हैं वो किसके, तो सुशासन दिवस जो मनाते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के, उसमें किसने भैया, अटल बिहारी वाजपेयी। तो याद रखिएगा भारत में किसकी जयंती पर सुशासन दिवस घोषित करते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो कुछ सुशासन दिवस किसके उसमें हम लोग क्या करते हैं भैया, लॉन्च करते हैं, तो क्या नाम बताओगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसमें, किसने भैया, अटल बिहारी वाजपेयी। इसको हम लोगों ने किस दिन से भैया, इसको हम लोगों ने 25 दिसंबर से, कब से भैया, 25 दिसंबर। आंसर कौन सा ही होगा, ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला जो हमारे यहाँ सार्क सम्मेलन हुआ वो किस वर्ष हुआ। तो सबसे पहला जो सार्क सम्मेलन हुआ, सार्क का हेडक्वार्टर सबको पता होगा कहाँ पर है भैया, सार्क का हेडक्वार्टर जो बनाया गया था ये काठमांडू बनाया गया। कहाँ बनाया गया है सार्क सम्मेलन का हेडक्वार्टर, काठमांडू में। और जो इसका सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 1985 में हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1985 में हुआ था। तो कहे कोई पूछे कि पहला सार्क शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, बताएंगे 1985 में हुआ था। ये जो हुआ था ये 7-8 दिसंबर, तो इसकी तारीख भी याद रखेंगे, 7-8 दिसंबर को सबसे पहला क्या हुआ था, सार्क सम्मेलन हुआ था। और ये कब की बात है, 1985 की बात है। इसी के साथ अपने जितने भी जीएस हिस्ट्री संख्या 12 में जो अपने जितने भी जीएस से संबंधित क्वेश्चन थे, वहीं से उन क्वेश्चनों को मैंने एक एक डिटेल पे दिया है, और इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर आप लोग देखें। और जो भी चीजें इन क्वेश्चनों में ऐसी ऐसी चीजें जहां जहां मैंने उसको क्या किया है, डिस्क्राइब किया, उनको जरूर देखें और फोकस करें। जैसे लोकमान, लोकनायक, इन चीजों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इन पर जरूर फोकस करें। और सभी लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक बात, अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।